Welcome to the channel Psych Learning. So, my name is Deepika Oli, as you all know till now, because we are here doing day 12 of our 15-day videos, which we have started. कि हमें 15 दिन में ये चैलेंज कंप्लीट करना है कि हमें स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी को कंप्लीट करना है. आज हम इसके डे 12 में हैं. दैट मीन्स कि आज हम 12th डे का टॉपिक करेंगे. उसके बाद आगे जो फर्दर आने वाले डेज हैं उसमें हम फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे. आज की जो क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे अगैन, क्योंकि बीच में आई वांटेड अ बिट ऑफ अ ब्रेक. इसके बाद फिर से हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे. देन वील डू अकॉर्डिंगली. इससे पहले की जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी हैं न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरीज, तो आप उसे देख सकते हैं. आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट ऑल्सो फॉर अ 15-day चैलेंज स्टैटिस्टिक्स वीडियो, ताकि आप उसमें लाइन वाइज सिक्वेंशली आप रीच आउट कर सकें. इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको रिपीट में देखना है तो आप वो भी उसमें जाके डिस्क्रिप्शन पे चेक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. So I think we should start with day 12 video, because we have done the videos till now has included all the type of parametric and other type of test, and we are going to do the further non-parametric test also in the future classes, right? So let's move on and start that what we are going to do today. हम आज करने क्या वाले हैं? हम करेंगे factor analysis, then we will do types of factor analysis, then what are the types of rotation, the steps involved in factor analysis, and the assumptions the factor analysis carry. Okay. तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि फैक्टर एनालिसिस होता क्या है. So it is a multivariate technique which is designed to analyze the correlations among many observed variables and to explore the latent factors. Right? It was developed by the British psychologist Charles Spearman. Okay, Charles Spearman का नाम यहाँ पर है. And if you know, इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी जी फैक्टर एफ फैक्टर वाली थ्योरी, वो फैक्टर एनालिसिस के उससे ही बनी थी. Okay, G factor and S factor was there, right? So these theories and many other theories of intelligence also has made from the factor analysis technique. तो today we have to understand कि factor analysis की टेक्निक है क्या. So it was in the early 20th century जब उन्होंने ये टेक्निक बनाई, and ये एक ऐसी statistical टेक्निक है जो बहुत सारे set of variables जो कि अलग अलग जगह से आए हैं, बाय एक्सट्रैक्टिंग ऑल देयर कॉमनैलिटीज उन्हें एक छोटे नंबर ऑफ फैक्टर्स में रिजल्ट कर देती है, जिसे हम डेटा रिडक्शन कहते हैं. जैसे कि आपके पास 100 वर्ड्स थे, 100 एडजेक्टिव्स थे. उन 100 वर्ड्स को कुछ लिमिटेड ग्रुप्स में डिवाइड करना और बताना कि ये इसमें ज़्यादा सूट करेगा, ये हम बोलते हैं बेसिकली फैक्टर एनालिसिस. इसके लिए हम फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं. सो व्हेन ऑब्जर्विंग द वास्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कुछ कॉमन पैटर्न एमर्जेस होते हैं. कुछ नए पैटर्न्स, कुछ एकदम एक कॉमनैलिटी जो सब में दिखाई देती है, वो पैटर्न आपको दिखेंगे. एंड दीज सर्व एज द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो फर्दर एनालिसिस के लिए. और आप बोल सकते हो कि हाँ, दिस इज वॉट फैक्टर्स वी हैव गॉट, राइट. देन वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल की फैक्टर एनालिसिस के टाइप क्या होते हैं. सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जिसमें फर्स्ट टाइप है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जहां पर हमें क्या करना होता है, हमें एक्सप्लोर करना होता है. इन दिस द रिसर्चर डू नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द प्रायर रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स. इसमें आप किसी भी तरह की कोई अजम्पशन लेके अपने साथ नहीं चलते हो. इस मेथड में कोई भी वेरिएबल किसी और रिलेटेड फैक्ट, किसी से और फैक्टर से रिलेटेड होता है. इस तरह की जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आप पहले से मान के नहीं चलते हो. यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का पता चलता है, आप उन्हें ग्रुप करते हो, देखते हो क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं. So what you do in the exploratory factor analysis is that you just go and understand the factor group जो आपके पास है, and you do not have thought anything in the mind before that. ठीक है. फिर है confirmatory factor analysis. So what is confirmatory is that it assumes that the variables are related to the specific factor, और pre-established theory आपकी already होती है, आपकी already expectations होती है मॉडल से. आप बस उसे क्या कर रहे हो, आप बस उसे कंफर्म कर रहे हो. बहुत सिंपल है, नाम से पता लग रहा है इट्स कंफर्मेटरी. तो यू आर जस्ट कंफर्मिंग द एनालिसिस कि ये क्या हो रहा है. इट इज प्री एस्टैब्लिश्ड, इट इज एक्सेप्टेशंस जो आपने ऑलरेडी सोची हुई हैं, एंड उस हिसाब से आप इसे कंफर्म कर. दिस इज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग, यू डू नॉट टेकिंग एनी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स बिफोर. एंड कंफर्मेटरी इज बेसिकली व्हेनेवर यू आर कंफर्मिंग द एनालिसिस विच यू आर डूइंग.
देन वी विल डू अ टाइप ऑफ रोटेशन, क्योंकि अभी ये आगे ना स्टेप्स में आएगा, तो उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगी नहीं, ये आप अभी सुनो। वी हैव टू टाइप्स ऑफ रोटेशन। फर्स्ट यू हैव ऑर्थोगोनल एंड सेकंड यू हैव ओब्लिक। तो व्हाट इज ऑर्थोगोनल रोटेशन इज दैट जहां पर हम उनके बीच में रोटेशन करते हैं जो अनकोरिलेटेड होते हैं। मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो अनकोरिलेटेड हैं, उन्हें हमें और मिक्स एंड मैच करना है, रोटेशन वही होती है, लाइक रोटेटिंग देम। तो ऑफन फेवर्ड इन मेनी केसेस इट्स अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि जो फैक्टर्स है वो अनकोरिलेटेड है। ऑब्वियसली देखो, कोई भी चीज़ है, हाइट वेट से, इंटेलिजेंस, किसी और चीज़ से, किसी ना किसी से वेरिएबल्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत रिलेटेड होते ही हैं। काफ़ी अनरियलिस्टिक है ये सोचना कि वो अनकोरिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि हम अनकोरिलेटेड रिसर्च में जो आए हैं उन्हें देख रहे हैं, एंड फोर्सिंग देम टू बी अनकोरिलेटेड मेक्स इट लेस लाइकली देन द रोटेशन प्रोड्यूस अ सोल्यूशन विद सिंपल स्ट्रक्चर। तो फिर उस समय सिंपल स्ट्रक्चर आने के चांसेस आपके कम रहते हैं, क्योंकि आप अनकोरिलेटेड चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो या उसे अनकोरिलेटेड बना रहे हो। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, नेट गेट या सीयूएट में जो एग्जाम्स में आपके आते हैं, कि ऑर्थोगोनल में कौन से मेथड होते हैं। दैट इज वेरीमैक्स, इक्विमैक्स एंड क्वाटिमैक्स। दैट्स इट, ये आपको बस उसमें डालना होता है डेटा में, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ओब्लीक रोटेशन वहां पर होता है जहां पे फैक्टर्स ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से आपस में को रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एंड ऑफन प्रोड्यूसेस द सोल्यूशन विद अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली जहाँ पे चीज़ें कनेक्टेड है वो तो कॉमन है ना, कि होंगी कनेक्टेड, हाइट वेट से कनेक्टेड है, किसी और चीज़ से कनेक्टेड है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मेरी पर्सनैलिटी से कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत भी रिलेटेड होते हैं वेरिएबल्स। तो वहाँ पर क्या होता है, कोरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में ओब्लिक रोटेशन निकालना ईजी हो जाता है, और वहाँ पे सोल्यूशंस भी थोड़े से सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। वहाँ पे क्या क्या होता है, यू हैव ऑब्लिमिन, यू हैव जियोमिन, यू हैव प्रोमैक्स। तो ये तीन तरह के मेथड्स आपके ऑब्लिक में होते हैं। तो ऑर्थोगोनल में कौन सा इस्तेमाल किए जाते हैं और ऑब्लिक में कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम चलते हैं फैक्टर एनालिसिस के स्टेप्स में। तो स्टेप्स हम जनरल ही करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन डिटेल, बिकॉज ये ऑब्वियसली कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स में होता है, बट हम समझते हैं क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे डेटा के लिए सूटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा बेस्ट रहेगा फैक्टर एनालाइज करने के लिए। तो एक होता है बार्टलेट टेस्ट, जहां पर आप सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हो कि जो आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स आया है, जो आपका पूरा बॉक्स आया है जहां पे आपने फैक्टर्स लिखे हैं, क्या वो लेना चाहिए, या फिर काइजर मेल ओनकेल मेजर भी हम ले सकते हैं, जो कि सैंपलिंग एडिकेसी चेक करता है कि क्या मेरा सैंपल सही है इस्तेमाल के लिए। तो जनरल वैल्यू 0.6 से जो है वो ऊपर की होती है तो एक्सेप्टेबल है, कि हाँ ये जो डेटा आप ले रहे हो, ये जो फैक्टर्स आपने लिए हैं, ये बिल्कुल सही है, आप आगे काम कर सकते हो। फिर आप आगे चलोगे, अब आप एक्सट्रैक्शन मेथड करोगे, जो हमने देखना है कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स को अपनी स्टडी में रखना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगेन दो मेथड्स हैं, वन वी हैव प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड अनदर वी हैव प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, जहां पर हम डेटा रिडक्शन करना चाहते हैं, जो भी कनेक्टेड वेरिएबल्स हैं या फैक्टर्स हैं वो एक साथ आ जाए। प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग का मेन गोल होता है कि वो अंडरलाइनिंग फैक्टर्स क्या है उन्हें पहचान पाए, कि मेजर मेजर फैक्टर्स कौन से। तो इसके हिसाब से हम वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये वाले वेरिएबल्स मेरी स्टडी में होनी चाहिए, मुझे ये रखना है, ये चीज मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। देन वी हैव फैक्टर एक्सट्रैक्शन। सो यूज द चूजर एक्सट्रैक्शन मेथड, कि अब मुझे इनिशियली कौन सा फैक्टर लेना है, फिर मुझे उसके बाद क्या करना है। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया एक्सट्रैक्शन मेथड। अब मुझे फैक्टर एक्सट्रैक्शन के लिए क्या करना है, तो हमें मुझे क्या करना है, या तो ईगन वैल्यूज के हिसाब से आई डू दैट। यूजुअली क्या होता है, जिसकी भी ईगन वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, टिपिकली उन्हें हम एनालिसिस में रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल जो फैक्टर लोडिंग्स होती हैं उन्हें हम कंप्यूट करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। स्टेप 4 कम्स आउट एंड से दैट कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हमारा स्क्री प्लॉट। So we have to plot the eigenvalues in descending order to visualize the point where plot levels off to determine the number of factors to retain. ओके, स्क्री प्लॉट क्या है, जो आपको ये बताता है कि हाँ इतने वैल्यूज को आप रख सकते हो, या इसके जो एल्बो के नीचे के जो, जैसे मतलब ये ग्राफ है तो इस एल्बो के नीचे के जो ग्राफ्स है उन्हें आप रिटेन कर सकते हो या उन्हें आप हटा सकते हो, वो बताते हैं। यूजुअली रिटेन करते हैं हम एल्बो के नीचे के फैक्टर्स को। ठीक है, देन ईगल वैल्यूज क्या होता है, कि जिनकी वैल्यू भी एक या एक से ज्यादा होती है उन्हें हम रिटेन कर लेते हैं। लास्ट आता है आपका इसके बाद फैक्टर रोटेशन। अब मुझे फैक्टर रोटेट करना है, अब ये वही है जो मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी, ऑर्थोगोनल एंड ओब्लिक रोटेशन। इसमें से आपको कौन सा करना है वो आप डिसाइड करोगे देखने पर कि मेरे फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं, कोरिलेटेड हैं तो ओब्लिक और अनकोरिलेटेड है तो ऑर्थोगोनल।
फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इंटरप्रेटिंग एंड लेबलिंग द फैक्टर्स, कि मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स आए, उनको मुझे नाम देना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। नाउ वी हैव असाइनिंग द मीनिंगफुल लेबल्स टू ईच फैक्टर्स बेस्ड ऑन द वेरिएबल विद द हाई लोडिंग ऑन दैट फैक्टर, कि मुझे कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट। देखो लोडिंग बेसिकली क्या है, कोरिलेशन की ही बात हो रही है, जो हम अभी क्लासेस से करते आ रहे हैं। आप उसे पढ़ लो दोबारा अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है। उसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि जिसका कोरिलेशन वैल्यू ज्यादा है, जिसका एक्चुअली वेरिएंस एक्सप्लेन करने का वैल्यू ज्यादा है, उसी को तो आप रखोगे ना, बाकी को आप क्यों रखोगे। उसके बाद फैक्टर स्कोर्स आप कंप्यूट करो अगर उसकी ज़रूरत है तो, अदरवाइज आप नॉर्मली रिपोर्ट करो और अपना वैलिडेट करो जो आपका रिजल्ट्स आया है कि हाँ ये मेरा आया है। लोडिंग्स एंड कॉमनैलिटीज बताओ, और आप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस जो हमने ऊपर पढ़ा था कि हम कंफर्म करने के लिए करते हैं, अगर ज़रूरत है तो वो करके अपना कंफर्मेशन दे दो। ठीक है। उसके बाद आता है कि मेरा टेस्ट अजम्पशंस क्या लेके चलता है। सबसे पहले हम ये अजम्पशन लेते हैं कि मेरे डेटा में कोई आउटलायर नहीं है। आउटलायर क्या होता है कि सारे जो डेटा है वो एक ही लाइन में या एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास है। आउटलायर्स होते हैं जो दूर दूर हैं, वो नहीं। उसके बाद हम ये करते हैं कि जो सैंपल साइज है इट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फैक्टर, वो फैक्टर के साइज से बड़ा सैंपल साइज है मेरा। उसके बाद क्योंकि मेथड इंटरडिपेंडेंट है तो हम मल्टी कोलिनियरिटी को इसमें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपस में वेरिएबल्स ही एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं। अगर वेरिएबल्स कोरिलेट हो रहे हैं तो उनको अलग वेरिएबल रखने की क्या जरूरत है। जैसे मैं बोलूँ पोलाइटनेस और काइंडनेस, वो तो आपस में इतना ज्यादा कोरिलेशन शो कर रहे हैं, फिर उन दोनों को आपको लेने की क्या जरूरत है अलग से। एक ही ले लो कोई सा। तो ये चीजों के लिए आपकी जगह नहीं है, मल्टी कोलिनियरिटी के लिए स्पेस नहीं है। फैक्टर एनालिसिस एक लीनियर फंक्शन की तरह काम करता है और इसमें होमोसेडास्टिसिटी की कोई जरूरत नहीं है कि वेरिएंस एक जैसा हो। ओके, होमोसेडास्टिसिटी क्या है अर्लियर क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। नाउ देयर इज अ अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। लीनियरिटी आप अज्यूम करते हो कि वेरिएबल्स जो है वो लीनियर फॉर्म में है, नॉन लीनियर नहीं है। और हमेशा ये अजम्पशन है कि ये इंटरवल डेटा में है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यूजुअली पैरामेट्रिक अजम्पशंस ये लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरवल डेटा विच इज देयर। ठीक है। बाकी होमोसेडास्टिसिटी और ये सब चीजें नहीं है। तो दिस इज इट फॉर द फैक्टर एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और बेसिकली जो मैं बताऊं, अगर आपको मैं हिंट दूं तो नॉन पैरामेट्रिक के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करेंगे। अनोवा या टी टेस्ट के जो नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे इस क्लास में। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत डिटेल में ये नहीं है बिकॉज टाइम लिमिटेशंस हैं। बट अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सटेंड करना, समझना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल लेवल पे ऑल्सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ कोचिंग और ट्यूशन यू कैन लेट मी नो in the comment section or in the any social media platform which you can reach out by going to the YouTube description link also, या फिर सामने भी आपके यहाँ पर ईमेल और व्हाट्सएप नंबर तो दिया ही हुआ है। थैंक यू so much guys for watching and take good care of yourself. We'll meet you tomorrow with the day 13 video.